Hello student, welcome back to my channel Neha Commerce Zone. Today we are going to start the second part of chapter Basis of Accounting, that is Accounting Principle. Right? हमने प्रीवियस जो वीडियोस की थी, प्रीवियस वीडियो में आपके साथ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस और उसके अलावा 2-3 प्रिंसिपल्स आपके साथ डिस्कस कर लिए थे. अब हम करेंगे फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल. राइट, लेट्स स्टार्टेड फॉर क्लास 11th. Class 11th accounting principle, right? Accounting principle. Okay, accounting principle में हमारा जो नेक्स्ट था वो था फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल. फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल. फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल. फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में क्या करना है हमें? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में मैं आपको बता दूं कि ये वो प्रिंसिपल होता है जहाँ पर जितनी भी सिग्निफिकेंट, मतलब अपार्ट फ्रॉम लीगल रिक्वायरमेंट, ऑल सिग्निफिकेंट मटेरियल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी शुड बी कम्प्लीटली डिस्क्लोज्ड. मतलब कि जितनी भी आपकी एंटिटी की इकोनॉमिक अफेयर्स होते हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी मटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको कम्प्लीटली डिस्क्लोज करनी पड़ती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. राइट, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो किस तरीके से एक्ट करना चाहिए? एज अ मीन्स ऑफ कन्वेइंग, नॉट कंसीलिंग द इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन को छुपाना नहीं है बल्कि इन्फॉर्मेशन को आपको डिस्क्लोज करना है. और जो इन्फॉर्मेशन की डिस्क्लोजर होगी वो शो करेगी बेटर अंडरस्टैंडिंग पार्टी के लिए भी और साउंड डिसीजन मेकिंग भी होगा इस तरीके से. तो मैं आपको साथ के साथ इसका नोट्स भी लिखवा देती हूँ, तो आप वो नोट्स भी देखिएगा. क्या लिखेंगे आप नोट्स में? लिखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, apart from legal requirement, apart from legal requirements, apart from legal requirements, all significant, all significant and material information and material information and material information relating to the economic affairs of the entity. Economic affairs of the entity should be completely disclosed, should be completely disclosed in its financial statement, in its financial statement. ये आपने नोट मेकिंग में भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड accompanying notes to accounts.
ये नोट मेकिंग भी आपने कर लेना है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल होता है वो जो बताता है लीगल रिक्वायरमेंट के अलावा जितने भी सिग्निफिकेंट और मटेरियल इन्फॉर्मेशन होती है आपके एंटिटी के इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड, वो आपको कंप्लीटली डिस्क्लोज करना चाहिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, राइट। वो भी नोट्स टू अकाउंट्स में। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो लास्ट में हमारे फुट नोट भी बनते हैं, तो फुट नोट में आप क्लियरली बताते हो कि कंटिंजेंट लाइबिलिटी है तो क्लेम के रिगार्डिंग बहुत बिग अमाउंट है तो पेंडिंग कितना है वो सब आप शो कर सकते हो। ये डेप्रीशिएशन चार्ज कर रहे हो तो डेप्रीशिएशन में कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हो या आप मेथड चेंज कर रहे हो वो आप बता सकते हो। या इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, वट एवर द इंफॉर्मेशन इज यू मस्ट हैव टू बी डिस्क्लोज, कंप्लीटली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मटेरियलिटी प्रिंसिपल। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तो आपको नेक्स्ट बताती हूँ मटेरियलिटी प्रिंसिपल के बारे में। फिफ्थ है हमारा मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल, मटेरियलिटी प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या है और क्या बताता है मैं पहले आपको थोड़ा सा डिफाइन करती हूँ, देन उसके बाद आपको नोट मेकिंग कराऊंगी। अगर मैं मटेरियलिटी प्रिंसिपल के बारे में बात करूँ तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है या आइटम्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स के डिसीजन को, उन्हें हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी मटेरियल फैक्ट्स होंगे वो कंपलसरी हैं कि उनको आप डिस्क्लोज करें, right, but it doesn't imply that even those figures which are irrelevant are to be included in the financial statement। और हमेशा याद रखना है इस प्रिंसिपल में जितने भी आइटम्स या इंफॉर्मेशंस होंगी जिनका मटेरियल इफेक्ट पड़ेगा हमारे रेलिवेंटली यूजर्स को, वो हमें डिस्क्लोज करना ही चाहिए, राइट। तो मैं आपकी इसको नोट मेकिंग करा देती हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। डिस्क्लोजर इट्स सी, ये सी है। डिस्क्लोजर ऑफ all material facts, disclosure of all material facts is compulsory, right, is compulsory, but it does not imply that even those figures which are irrelevant are to be included, it's C, included in financial statement, right, in financial statement। मतलब कि जितने भी आपके मटेरियल फैक्ट्स हैं उनको डिस्क्लोज करना ज़रूरी है, क्योंकि इट डज़ नॉट इम्प्लाई दैट इवन वो फिगर्स जो कि इर्रेलिवेंट हैं आर टू बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली those item or information should be disclosed that have material effect, right, that have material effect and relevant to the users, right।
ओनली दोज आइटम और इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज, वो आइटम्स और इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज होनी चाहिए जिनका मटेरियल इफेक्ट पड़ता है एंड वो रेलिवेंट होता है यूज़र्स के लिए. ऑलवेज रिमेंबर दैट. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक आइटम है जिसका एन आइटम ऑफ एक्सपेंसिस 50,000 इज इमटेरियल फॉर एन एंटरप्राइज हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 करोड़, राइट. एक ऐसी एंटरप्राइज जिसका टर्नओवर 100 करोड़ है, यदि 50,000 का कोई खर्चा हो जाता है तो वो उस कंपनी के लिए इमटेरियल है, राइट. तो इट शुड बी नोटेड दैट एन आइटम मटेरियल फॉर वन एंटरप्राइज मे नॉट बी मटेरियल फॉर दी अनदर एंटरप्राइज, क्योंकि जिस कंपनी का टर्नओवर ही 1,00,000-2,00,000 का है उसके लिए तो 50,000 का खर्चा बहुत मटेरियलिस्टिक होगा, राइट. लेकिन जिस कंपनी का एंटरप्राइज का टर्नओवर ही 100 करोड़ है, अगर 50,000 का खर्चा होगा तो वो इमटेरियल हो जाएगा, राइट. आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल. तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको आगे बता देती हूँ. जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को आप प्रूडेंस प्रिंसिपल भी कहते हैं. प्रूडेंस, राइट. प्रूडेंस प्रिंसिपल. तो इसको एक बार देख लेते हैं कि कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या होता है. मैं आपको बता दूं कि जो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल होता है ये वो प्रिंसिपल होता है जिसके अंदर ये कहा गया है कि लॉस हुआ हो या होने वाला हो उसको तो आपने रिकॉर्ड करना है, चाहे हो चुका हो या होने वाला हो, ठीक है. एंटिसिपेट द लॉस वेदर इट इज़ वेदर चाहे वो हो गया हो या होने वाला हो, बट डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट अनटिल एंड अनलेस हो जाए वो. तो इसको मैं लिखवा भी देती हूँ आपको, तो आप उसको एक बार ध्यान रखिएगा. कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल में कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस, राइट. तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल profit in estimation, profit in anticipation should not be recorded, but loss in anticipation should immediately be recorded. इमीडिएटली आपने उसको क्या करना है, इमीडिएटली आपने उसको रिकॉर्ड करना है. तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन भी होती है, वो मैं लिखवा रही हूँ आपको इन्वर्टेड कॉमा में. डू नॉट एंटिसिपेट a profit, do not anticipate a profit, but provide for all possible losses, right. For all possible losses. इस ऑब्जेक्टिव का जो प्रिंसिपल होता है इज नॉट टू ओवरस्टेट द प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइज इन एनी केस, राइट. व्हेन डिफरेंट इक्वली एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव मेथड्स आर अवेलेबल, द मेथड विच हैव लीस्ट फेवरेबल इमीडिएट इफेक्ट ऑन प्रॉफिट शुड बी अडॉप्टेड. ऑलवेज रिमेंबर दैट. जैसे कि अगर मैं कहूँ, एक एग्जांपल दूँ मैं आपको, तो एग्जांपल मैं दे सकती हूँ कि जब हम स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं तो स्टॉक के वैल्यूएशन में क्या होता है, स्टॉक की जो कॉस्ट होती है और कॉस्ट के साथ साथ जो उसकी एनआरवी होती है, नेट रिलाइजेबल वैल्यू होती है, एनआरवी नेट रिलाइजेबल वैल्यू, इन दोनों में से जो भी लोअर होता है वही वैल्यूएशन होती है हमारी कॉस्ट के वैल्यूएशन की. अगर हम कॉस्ट का वैल्यूएशन करते हैं कि हमारे कॉस्ट की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करते हैं, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, राइट. AS2 हमें ये चीज़ कहता है, AS2 दैट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के बारे में बताया गया है, जहाँ पे कहते हैं कि जो स्टॉक की कॉस्ट है और जो उसकी रिलाइजेबल वैल्यू यानी नेट रिलाइजेबल वैल्यू, इन दोनों में से जो भी वैल्यू कम होगी वही हम अपनी स्टॉक की वैल्यूएशन में
लेते हैं, राइट। तो कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपको प्रॉफिट हुआ हो तो ही आप रिकॉर्ड करेंगे, इमीडिएटली उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, एंटिसिपेट करना चाहिए। लेकिन अगर होने वाला है तो अभी आप उसको मत लो। लेकिन अगर लॉस की बात की जाए तो लॉस आपने लेना है, एक्चुअल में हुआ है तो भी, और अगर पॉसिबिलिटी है लॉस के होने की तो भी, तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे। और उसका एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 दैट इज वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक की कॉस्ट और एनआरवी इनमें से जो भी वैल्यू कम होगी आप उसको उसमें रिकॉर्ड करोगे, राइट। आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको नेक्स्ट प्रिंसिपल बता सकूं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल दैट इज 7th। दिस इज द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या है ये? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है मैं आपको बता देती हूँ। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है एसेट को कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना बेसिकली। इस प्रिंसिपल के अंदर जो भी आपकी एसेट होती है उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में जो रिकॉर्ड किया जाता है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। और जो भी कॉस्ट होती है दैट पर्टिकुलर कॉस्ट बिकम द बेसिस ऑफ ऑल द सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन फॉर द एसेट्स, ठीक है। इसकी रेलिवेंसी बताती हूँ आपको, पहले इसको लिखवा देती हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, an asset is recorded in the books of account at its original cost comprising cost of एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज, राइट। एक्विजिशन एंड ऑल एक्सपेंडिचर incurred for making the asset ready to use। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो एसेट है वो रिकॉर्ड की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट में अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पर, कंप्राइजिंग की जो उसकी परचेज कॉस्ट है, जितने भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुए हैं उस एसेट को यूज़ करने के लिए, राइट। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे हमने कोई मशीनरी परचेज़ की 1 लाख रुपए के लिए कैश में, और 20,000 रुपये हमने उसको इंस्टॉल करने के लिए लगाए, तो टोटल वैल्यू कितनी हुई? 1,70,000। तो जो मशीन की बुक्स में जो मशीन की वैल्यू होगी वो कितने से रिकॉर्ड की जाएगी? 1,70,000 से रिकॉर्ड की जाएगी, और डेप्रीशिएशन चार्ज होगा उस कॉस्ट पर। क्लियर हो गया? यदि उस मशीन की मार्केट वैल्यू ड्यू टू इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, 2 लाख हो जाती है, तो जो इंक्रीज्ड वैल्यू होगी उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो कॉस्ट सिस्टमेटिकली रिड्यूस करेगी ईयर बाय ईयर वो डेप्रीशिएशन कहलाता है, राइट। तो हम उसको जिस कॉस्ट पे हमने उसको खरीदा था उसी कॉस्ट पर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। और क्योंकि जब हम कभी कोई फिक्स एसेट लेते हैं और उसके इंस्टॉलेशन का कोई भी खर्चा होता है तो वो कैपिटलाइज नेचर का खर्चा होता है, इसीलिए वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि वही 1,50,000 का आपने एक मशीनरी परचेज़ करी, इन कैश 20,000 आपने इंस्टॉलेशन का खर्चा लगाया, तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट में आप मशीन की वैल्यू रखोगे वो 1,70,000 रखोगे, ठीक है। डेप्रीशिएशन चार्ज होगा उस कॉस्ट पर, और किसी रीज़न से यदि मार्केट वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ भी जाती है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे इंक्रीज्ड वैल्यू को, ठीक है। और रेलिवेंसी की बात करूँ तो रेलिवेंसी बता देती हूँ मैं, इसका रेलिवेंट क्या है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का जो रेलिवेंस है वो होगा कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट ब्रिंग ऑब्जेक्टिविटी, राइट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ब्रिंग्स ऑब्जेक्टिविटी
कॉस्ट कॉन्सेप्ट ब्रिंग्स ऑब्जेक्टिविटी, जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या करता है, ऑब्जेक्टिविटी ब्रिंग्स करता है इन प्रिपरेशन in preparation and presentation of financial statement and remove personal biasness. सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज मैचिंग प्रिंसिपल। 8th है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है, क्या बताता है? मैचिंग प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल होता है जो कि करंट ईयर के एक्सपेंसेस को मैच करता है करंट ईयर के रेवेन्यू के साथ, राइट? तो इसमें हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, all expenses incurred by any enterprise during an accounting period are matched with the revenue recognized during the same period, राइट? जो मैचिंग प्रिंसिपल होता है वो फैसिलिटेट करता है, असर्टेन करता है प्रॉफिट और लॉस के अमाउंट को जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड में इनकर्ड हुए होते हैं, एंड अगर कोई रिलेटेड एक्सपेंसेस होता है रेवेन्यू में से उसको डिडक्ट किया जाता है उसी पीरियड का। ओके, तो मैचिंग प्रिंसिपल, द फॉलोइंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू आर डन ड्यू टू द मैचिंग प्रिंसिपल्स। वो हैं जो एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू मैचिंग प्रिंसिपल्स के थ्रू डन किया जाता है। उसमें आता है आपका असर्टेनमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस, दूसरा असर्टेनमेंट ऑफ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, राइट? उसके अलावा अकाउंटिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी आ सकता है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट भी आ सकता है, राइट? आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट जो हमारे 3 प्रिंसिपल्स बचे हैं वो भी आपको बता देती हूँ। 9th हमारा जो प्रिंसिपल है वो है हमारा डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, राइट? डुअल एस्पेक्ट डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल आपको क्या बताता है? डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल बेसिकली आपको बताता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं
उनके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, और इक्वल अमाउंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, every business transaction has two aspects, that is debit and a credit, right, of equal amount, the system of recording transaction based on this principle is called as double entry सिस्टम, राइट। और आपकी बुक में भी डबल एंट्री सिस्टम है, हमारी जो बुक है, तो वहाँ पे क्या होता है, दोनों एस्पेक्ट्स आप देखते हो, डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड भी, और इक्वल अमाउंट। और ये जो सिस्टम है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का, वो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जिसे हम बल्कि अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट के दो साइड्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, राइट। तो हम एक फॉलोइंग इक्वेशन जो होती है काउंटिंग इक्वेशन, वो भी ऑलवेज एक गुड ऑलवेज होल्ड गुड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, राइट, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। चलिए, अब उसके बाद हम 10th और 11th दो हमारे प्रिंसिपल रह गए, उनको भी एक बार पढ़ लेते हैं। 10th वाला देखते हैं, दैट इज़ रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, कि आपको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है जब ट्रांजैक्शन एंटर्ड होती है, ठीक है। और ऑब्लिगेशन, रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू व्हेन द ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इनटू एन ऑब्लिगेशन टू रिसीव पेमेंट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। तो इसको एक बार देखिएगा, लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू this principle, according to this principle or concept, revenue is considered as realized when a transaction has been entered and the obligation to receive its payment has been established। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक एन ने गुड सोल्ड किए फरवरी में, पेमेंट हुई अगस्त में। अब जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाएगा इस ट्रांजैक्शन का, वो फरवरी में किया जाएगा, राइट। द डेट ऑफ सेल उसका लीगल ऑब्लिगेशन होगा, राइट।
पेमेंट जो स्टैब्लिश्ड होगी वो उस डेट पर होगी जिस डेट ऑब्लिगेशन टू पे द पेमेंट हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड ऑन दैट डेट। सो रेवेन्यू रिकॉग्निशन आपका फरवरी में होगा जिस डेट पे आपने गुड्स को सोल्ड किया है। ठीक है, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, लास्ट दैट इज ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल का मतलब होता है ये प्रिंसिपल आपको बताता है ओनली फैक्चुअल और वेरीफिएबल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में। उसको अपनी बुक्स में जो है वो अधर करना चाहिए, शो करना चाहिए। ठीक है, तो लिखिए दिस states that only factual and verifiable accounting transaction should be adhered in book, राइट। इसकी रेलिवेंसी क्या होगी? रेलिवेंट पे लिख लीजिए, इसका रेलिवेंस क्या होगा? इसका रेलिवेंस होगा डेटा इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। डेटा किस पर बेस्ड होगा? फैक्ट्स पर बेस्ड होगा। एंड फ्री फ्रॉम बायस, किसी तरह की कोई बायसनेस नहीं होगी, बायस से ये फ्री होगा क्योंकि आपके पास हर एक ट्रांजैक्शन का आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होगा ऑब्जेक्टिव वेरीफेबिलिटी का। ठीक है, एंड इट कैन बी वेरीफाइड, यू कैन ईजिली वेरीफाइड विद द एविडेंस। सो इट कैन बी verified through supporting documents such as cash memo, invoice and सेल बिल्स एट्सेट्रा, राइट। इसका रेलिवेंस ये है कि जितना भी डेटा है वो फैक्ट्स पर बेस्ड है, फ्री फ्रॉम बायस है, किसी तरह का कोई बायसनेस नहीं है। इसको आप वेरीफाई कर सकते हो क्योंकि आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि कैश मेमो है, इनवॉइस है, सेल बिल है। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से हमारे जो जितने भी प्रिंसिपल्स थे वो क्लियर हो गए हैं। तो आप मेरी दोनों वीडियोज़ को, पार्ट 1 को और पार्ट 2 को कंटिन्यू देखिएगा तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। यदि आपको किसी तरह का कोई डाउट होता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी, कमेंट सेक्शन में भी आप डाल दीजिएगा, तो मैं वहाँ पे आपकी क्वेरी को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगी, राइट। सो दिस इज़ द थर्ड चैप्टर फॉर क्लास 11, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वेयर वी हैव बीन क्लियरली डिस्कस्ड ऑल दी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच बेटा।